हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th बिहार बोर्ड का इंग्लिश लिटरेचर। इसमें आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए चैप्टर फर्स्ट का हम लोग समरी को समझेंगे। सबसे पहले समरी को मैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा और फिर हम लोग आगे उसका जो क्वेश्चन आंसर है उस पर भी कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव्स को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसमें 50% जो सवाल है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का है और 50% सब्जेक्टिव है। तो हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता रिटन बाय महात्मा गांधी, उसके समरी को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग चलते हैं सीधे समरी पे। ये उसका क्वेश्चन आंसर है। हम लोग को सबसे पहले इसके समरी को समझना है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं समरी पे, और ये रहा आपका समरी। यहाँ देखिए, इसके सारांश को समझना इसलिए जरूरी है ताकि एक शॉर्ट वे में आप इसके स्टोरी को, क्योंकि हम जानते हैं ये एक एस्से है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजेदार एस्से है जो आप सभी को एकदम जानना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और हमें अपने संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। तो महात्मा गांधी के द्वारा हम लोग सीखेंगे, जानेंगे क्या। चलिए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का ही समरी है ये, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पेन मैं ले लेता हूं ताकि जहां अंडरलाइन करना होगा मैं कर लूंगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि एक एसे है, महात्मा गांधी के द्वारा यह लिखा गया है। जिनका जन्म कब हुआ था, डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखेंगे 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उसी दिन हम लोग अक्टूबर जयंती भी मनाते हैं। उसी दिन हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री जो कि बहुत ही सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग वाले प्रधानमंत्री थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अलावा और किनका जन्म हुआ था, वे हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। चलिए वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। और 1948 में 30 जनवरी 1948 को इनको नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या इनका कर दिया गया था, वो भी आपको पता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द मेन वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश टू लिबरेट इंडिया। और हम जानते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, हिंसा में वो विश्वास नहीं रखते थे, और उन्होंने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी दिलाने के लिए सत्य और अहिंसा का मेन वेपन यानी मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने प्रयोग किया था। इन दिस एसे, इस निबंध में महात्मा गांधी एक्सप्रेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता के जो चरित्र को इन्होंने चरितार्थ करने का काम किया है। इसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पूरा बात किया है, जो हम लोग आगे देखेंगे। ही बिलीव्स दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज यूनिक and the civilization that India has developed is unbeatable in the world। ये कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है, भारतीय संस्कृति सभ्यता, वो वर्ल्ड में एक यूनिक सभ्यता है। हमें किसी और से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को कुछ न कुछ सिखाने का काम की है। तो ये कहते हैं हमारी जो सभ्यता अपने आप में अनोखी है, यूनिक है। द सिविलाइजेशन दैट इंडिया हैज डेवलप्ड इज अनबीटेबल इन द वर्ल्ड। और हमारी सभ्यता पूरे विश्व में अपराजय है, ये किसी से पीछे रहने वाला नहीं है। हमारी ऐसी सभ्यता है, यानी हमारी सभ्यता महानतम सभ्यता है। गांधी जी मेक्स अ क्लियर कंपैरिजन बिटवीन ईस्टर्न एंड इंडियन सिविलाइजेशन। और भारतीय सभ्यता और वेस्टर्न जो पश्चिमी सभ्यता है, इसके बीच एक क्लियर स्पष्ट तुलना महात्मा गांधी ने इस चैप्टर में किया है। ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल वैल्यूज ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति सभ्यता जो है हमारे नैतिक मूल्यों को, मोरल वैल्यूज को एलिवेट करती है, ऊपर बढ़ाने का काम करती है, उत्थान करने का काम करती है, यानी हमारे नैतिक उत्थान का काम करती है हमारी सिविलाइजेशन। आवर एंसेस्टर का अर्थ होता है हमारे पूर्वज, पुरोहित। आवर एंसेस्टर्स वेयर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी इवन लिविंग इन स्मॉल विलेजेस। हमारे जो पूर्वज थे वे छोटे छोटे गांव में ही रहकर खुश रहते थे और संतुष्ट होते थे। बिकॉज दे डिड नॉट गिव अनड्यू इंपोर्टेंस टू लग्जरी एंड फिजिकल प्लेजर। क्योंकि वो मतलब गैर जरूरी चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, यानी लग्जरियस लाइफ जो आज हम लोग देखते हैं
या हम लोग बड़े बड़े बंगला को देखते हैं, BMW कार को देखते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, चाहते हैं कि ये हमारे पास भी हो। लेकिन हमारे पूर्वज ऐसा नहीं थे। वे लोग साधु संत जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे, सम्मान देते थे। लेकिन आज का दुनिया वैसा नहीं है। हम लोग क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन हो रहे हैं, हम लोग मोरल वैल्यूज को दिन प्रतिदिन घटा रहे हैं। तो ये बात महात्मा गांधी तभी कर रहे हैं, ये उस समय की बात है जब हम लोग आजाद हुए थे, उस समय की बात है। अनड्यू इंपोर्टेंस, हम लोग कैसे चीजों को बेकार का इंपोर्टेंस दे रहे हैं, जो लग्जरी चीज है वो, जो कि हमारे पूर्वज नहीं दिया करते थे। गांधी जी बिलीव्ड, यानी गांधी जी मानते हैं दैट फिजिकल कंफर्ट एंड लग्जरी टू अ सर्टेन लेवल इज फाइन। यानी महात्मा गांधी जो है वो हमारे फिजिकल कंफर्ट की बात करें, अगर हम जो भौतिक मूल्य है उसको या लग्जरी मूल्य को, वो मतलब वैसा नहीं, जो इंपोर्टेंस आज दिया जाता है वैसा नहीं देते थे। और हमारे पूर्वज भी इसी बातों को मानते थे कि उनका जो एक सर्टेन लेवल है, एक सर्टेन लेवल तक ये चीजें फाइन है, अच्छी है। यानी एक सर्टेन लेवल तक हमें जो फिजिकल इंपोर्टेंस है, फिजिकल महत्व है, उसको देना चाहिए। ऐसा नहीं किसी के पीछे पागल हो जाना चाहिए। बट वी शुड नॉट गेट यूज टू देम, यानी इसके लिए अभ्यस्त नहीं होना चाहिए, आदी नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल लोग देखते हैं कि पैसों के पीछे जिस प्रकार से पागल है, वैसा हमारे पूर्वज नहीं हुआ करते थे। वे मानसिक शांति के लिए काम किया करते थे। वे हमारे वैसे जो हमारी संस्कृति सभ्यता की जो पुरानी पद्धति थी उसको लेकर चलते थे, जैसा कि आज हम लोग नहीं देखते हैं। यानी इस एसे के माध्यम से हम लोग को ये संदेश भी दिया जा रहा है। इन द एसे गांधी जी इज नेवर प्रीजडिस्ड अबाउट अदर सिविलाइजेशन, यानी ऐसा नहीं कि इस एसे के माध्यम से वे कभी भी पश्चिमी सभ्यता या अन्य किसी भी सभ्यता की बुराई नहीं करते हैं या उसके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। यानी अगर हम अपनी चीजों को, अपने सभ्यता को, अपने माँ बाप, अपने पूर्वजों की अगर हम प्रशंसा करते हैं, उनके चीजों का अनुपालन करते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि हम दूसरे की चीजों का अवहेलना कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था। यानी गांधी जी आगे वो अपने एसे में बताते भी है, he emphasizes the integration of the best things of Western civilization with Indian civilization। वे कहते हैं, आगे बताते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो अच्छाइयाँ हैं, जैसे हम वेस्टर्न लिटरेचर की बात करें, अगर हम विश्व के साहित्य की बात करें, यूरोप के साहित्य की बात करें, तो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है। तो उसके बारे में गांधी जी खुद उन्होंने पढ़ा भी था। और इंडियन सिविलाइजेशन में हमें उन चीजों को जोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो यूरोप है वो हर चीज में बुराई है, बहुत सारी उनके अंदर अच्छाइयां भी है। हम जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा वो डेवलप है। तो वैसे चीज जो हमें सीखने की जरूरत है, जो हमें प्राप्त करने की जरूरत है, वो हम लेंगे। और वैसे जो हम खान पान, रहन सहन, बाकी हमारा ही ठीक है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के हिसाब से, अनुसार से, सिविलाइजेशन इज अ पाथ, यानी सभ्यता एक ऐसा पथ है that leads the people of the country towards their duty, यानी व्यक्तियों को, लोगों को, यानी देश के लोगों को उसे अपना कर्तव्य का पथ दर्शाती है, दिखाती है। गांधी जी मेंशंस सम फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी कुछ भारतीय सभ्यता के फीचर्स की बात करते हैं, खूबी की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, लिव एंड लेट लिव, यानी सादा जीवन, उच्च विचार। ये हमारा बहुत पुराना कोट है। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीनो दो, सबसे पहले महावीर के द्वारा कहा गया था। तो ये सारी जो बातें हमारी सभ्यता में पहले से विराजमान है, जिसे हमें और आपको सभी को पालन करने की जरूरत है। He points to moral elevation and self-satisfaction as true happiness of mankind। mankind का अर्थ होता है मानव जाति, यानी मानव जाति की जो सच्चा खुशी है, जो सच्ची आनंद है, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन में है। किसमें है? यानी आत्मसंतुष्टि और मोरल एलिवेशन, यानी नैतिक उत्थान में। हमें नैतिक होना चाहिए, मानवता यानी ह्यूमैनिटी हमारे अंदर होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। ये सारी बातों को ये पॉइंट आउट करते हैं कि हमारी जो सच्चा आनंद है हमारे मानव समाज के लिए, वो हमें आत्मसंतुष्ट होना और हमें नैतिक नैतिक मूल्यों को समझना, एलिवेट करना। He believes that the human mind is like a restless bird। वे मानते हैं कि जो व्यक्तियों का दिमाग है वो बेचैन पक्षी की तरह है, which is always unstable, जो कि हमेशा अस्थिर होती है। It is never satisfied, यानी the more it gets the more it wants, या कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। हमारी जो ये दिमाग है, छोटा सा दिमाग है, लेकिन ये कभी हमारे अगर एक लक्ष्य प्राप्त करता है फिर दूसरे के पीछे, फिर मतलब हम जानते हैं कि अगर किसी के पास
एक तल्ला घर है तो चाहता है 2 तल्ला हो जाए, 2 तल्ला होता है 3 तल्ला, और 3 तल्ला तो फिर दूसरा फ्लैट। मतलब इस तरह से हमारी जो भौतिक चीजें है वो आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारी जो मानसिक संतुलन है उसको हम खो देते हैं। जैसे आप लोग देखते होइएगा अपने समाज में बहुत सारे ऐसे बड़े लोग होंगे, मतलब बड़े लोग कहने का मतलब धनी लोग होंगे, जो नींद का टैबलेट लेकर रात को सोते हैं। तो वैसी खुशी फिर क्या किस काम की है? तो वैसे लोगों को ये गांधी जी का जरूर लेख पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए कि हमारा जो मन है बेचैन पक्षी है और वो हमेशा अस्थिर रहती है। जितना हमें मिलता है उतना और अधिक हम आशा करते हैं और अधिक चाहते हैं। सो ही ऑल्सो बाइकर्स द एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, इसलिए वे धन के संचय की बात नहीं करते हैं, यानी हमें उतनी ही मूल्य चाहिए, उतने ही धन चाहिए जितने से हमारा काम चल जाए, बहुत ज्यादा धन की लालसा नहीं रखते हैं। इन दिस एसे गांधी जी रिफ्यूजेस टू इमिटेट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ब्लाइंडली। गांधी जी इस ऐसे में बात करते हैं कि हमें पश्चिमी सभ्यता को अंधाधुन उसका पालन नहीं करना चाहिए, अंधाधुन उसका फॉलोवर नहीं बनना चाहिए, हमें उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें अपने मूल्यों को नहीं खोना चाहिए। नहीं, हमारी जो भारतीय संस्कृति, हम जानते हैं कि यही वो धरा है जहाँ पे गौतम बुद्ध, महावीर हो गए, चाहे श्री कृष्ण हो गए, या और भी अनेक एक पर एक जो हमारे वीर योद्धा हो गए, चाहे वीर कह सकते हैं बड़े बड़े जैसे चाणक्य हो गए, मतलब बड़े बड़े नीति बनाने वाले लोग, विद्वान लोग हुए, उनकी बातों को अगर हम भूल जाए, हमारी जो वेद है, पुराण है, गीता है, उपनिषद है, इन सब चीजों से अगर हम नहीं सीख सकते तो दुनिया में हम कहाँ क्या सीख सकते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया के एक बहुत बड़े मूवमेंट को चलाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो भी गांधी जी को फॉलो करते थे, उनके मार्ग पर चलकर वे आगे गए और उनको शांति का नोबेल प्राइज मिला, और उस समय वो सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर थे। आगे हम लोग का चैप्टर जो 4 है आई हैव अ ड्रीम, उसमें वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ही बात है, वो इससे उन्हीं की है, वो भी अहिंसावादी थे। और वो देखिए अमेरिका के एक बड़े कह सकते हैं, जैसे हम लोग गांधी को मानते हैं, वहां पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर को माना जाता है। नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा, साउथ अफ्रीका के वे कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ गांधी जी, वैसे वहां के नेल्सन मंडेला, उनको भी भारत रत्न दिया गया था, तो वो भी गांधीवादी थे। तो कहने का मतलब गांधी जी जिन्होंने पूरे विश्व को कुछ न कुछ संदेश देने का काम किया है, वो उनके संदेश को हमें भी समझना चाहिए। अर्थात सिविलाइजेशन, किसी भी अन्य सिविलाइजेशन को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अंधाधुन उसका पालन नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। ही सेज दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन, वह कहते हैं यह हम सभी नागरिकों का, हर भारतीय का कर्तव्य है टू फॉलो द हाई आइडियल्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, अर्थात हमें अपने सभ्यता की जो आदर्श बातें हैं, जो उच्च आदर्श है, उसका पालन करना, ये हम सभी भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी जी इस ऐसे के माध्यम से हम सभी को क्या संदेश देना चाह रहे थे। वो बताना चाह रहे थे कि हमारी जो संस्कृति है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है, वो विश्व की एक महानतम संस्कृति है। नहीं, वो बात करते हैं कि कैसे ग्रीक, रोमन सब खत्म हो गया, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति आज भी विराजमान है। आज भी हम लोग अपने चीजों का पालन करते हैं। हम लोग देखते हैं जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वे आज भी हम लोगों को कितना खूबसूरत लगता है। हम लोग बहुत सारे ऐसे फंक्शंस, ऐसे फेस्टिवल्स मनाते हैं जो सदियों से चलता आ रहा है। तो इस प्रकार से आपने फर्स्ट चैप्टर देखा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में क्या क्या बातें होती है। एक यह समरी था, एक छोटा सा। आप इसके अगर चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, इसमें और भी क्या क्या चीजें बातें होती है। मैंने उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उस पर हमने बात करा है। अब हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लगे हाथ देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम अगर जैसा होगा आप लोग जैसा कमेंट करके मुझे बताएंगे, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे भी एनालिसिस करेंगे। अन्यथा सेकंड चैप्टर भारत इज माय होम तो हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, जैसे क्या क्या सवाल बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ले लेते हैं। पहला है, महात्मा गांधी बिलीव्स दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, यानी महात्मा गांधी मानते हैं कि जो इंडिया ने जो सिविलाइजेशन विकसित किया है, इवॉल्व किया है, इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। इसकी अभी हमने जिक्र करा था कि यह दुनिया में अपराजय है, किसी से पीछे नहीं हटने वाला है, हारने वाला नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, द कॉमन पीपल, यानी जो आम जनता है, आम जो लोग हैं, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे, एंड फॉलोड विच ऑक्यूपेशन, और वे किस व्यवसाय को फॉलो करते थे। तो हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो गाँव का देश है, और गाँव में अक्सर जो ज्यादातर लोग हैं वो कृषि पे यानी खेती पे आधारित है, यानी हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, यानी एग्रीकल्चर हमारे पूर्वजों का ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन रहा है। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय महात्मा गांधी, जैसा कि महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय सभ्यता को डिस्क्राइब किया गया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय हूम, तो इट्स वोटरीज, वोटरीज का मतलब अनुयायी होता है, यानी मतलब जो उसको फॉलोअर जिसको हम कह सकते हैं।
यानी उनके फॉलोअर के द्वारा भी वैसा ही बताया गया है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट व्हाट, यानी भारतीय संस्कृति सभ्यता की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो किसको बढ़ाने की है, तो मोरालिटी को। यानी हमारी संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है, मोरालिटी को एलिवेट करना, ऊपर उठाना, यानी नैतिकता का पालन करना। हम सभी को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है इसी कारण। द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का टेंडेंसी क्या रहा है, तो इमोरलिटी, यानी वो लोग मटेरियलिज्म है, हम लोग स्पिरिचुअलिज्म है। इसीलिए महात्मा गांधी को जो है वो पॉलिटिशियन कम और स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा, यानी वो आध्यात्मिक नेता उनको ज्यादा कहा जाता है राजनेता के बजाय। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ हुम, यानी किसके लेख से वो सीखे हैं यूरोप के लोग, तो वो ग्रीक और रोमन जो सभ्यता है, रोमन साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, मिस्र की, मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन हमारे पास हम जानते हैं कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता, विकसित सभ्यता विश्व की हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो हमारे पास तो खुद के अपने हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर विच थिंग्स, यानी नैतिकता का पालन या नैतिकता को ऑब्जर्व करने के लिए हमें किस चीज पे मास्टरी यानी कमांड रखना होगा, तो हमें अपने दिमाग को ना अपने वश में करके रखना होगा। यही दिमाग जो है ना किसी व्यक्ति को महान बनाता है और किसी व्यक्ति को गलत मार्ग पे भी ले जाता है। यानी हम अपने मन को अगर अपने कंट्रोल में रखें, आत्मा के अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में रखें, तो कभी कोई व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता। यानी हमें अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है और हमें अपने पैशन पे, क्योंकि आजकल देखते होंगे पैशन के चक्कर में लोग, शो ऑफ करने के चक्कर में लोग बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा अजीबोगरीब शौक पालते हैं लोग जिसके लिए वो कुछ भी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वैसे हमारे पूर्वजों का भी कहना था कि हमें अपने पैशन और हमें अपने दिमाग पे एकदम लगाम लगा के उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोल इस पे रखना बहुत जरूरी है हमें अपने सुख शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी कि गुजराती में सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, तो गुड कंडक्ट, यानी जिसका हिंदी होता है अच्छा आचरण। यानी सिविलाइजेशन सभ्यता का गुजराती में मतलब होता है अच्छा आचरण। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी गुजराती थे। We notice that the mind is a restless dash, the more it gets, the more it dash and still dash। हम जानते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। माइंड क्या है, एक बेचैन पक्षी के समान है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक यह प्राप्त करता है उतना ही अधिक और वो चाहता है। तो वांट्स दूसरे में भरेंगे, फिर वो थर्ड ब्लैंक में आप क्या भरेंगे, एंड स्टिल अनसेटिस्फाइड, और फिर भी क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। ठीक है, चलिए 10 और है, हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। नेक्स्ट है आपका द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर व्हाट दे बिकम। जितना हम अपने पैशन में लिप्त होंगे उतना हम अनब्रिडल्ड हो जाते हैं, उतना कह सकते हैं कि हम हमारा क्षय हो जाता है, मतलब इमोरल हो जाते हैं। अनब्रिडल यानी एक तरह से क्रूर कह सकते हैं, जानवर जैसा व्यवहार हो जाता है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहिए अपने पैशन में, एक कंट्रोल में होना चाहिए जरूरत भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ व्हाट इन एंशिएंट सिविलाइजेशन। यानी अभी आप जानते हैं कि हम लोग एक कंपटीशन के दौर में हैं। जनसंख्या हमारी इतनी तेजी से बढ़ गई है कि हम लोग 2023 में, एक यूएसए का जो सर्वे आया है, 2023 में हम लोग चाइना को पीछे छोड़ने वाले जनसंख्या के मामले में। यानी भारत पहली बार जनसंख्या में वर्ल्ड में नंबर 1 होने जा रहा है, और ये शुभ संकेत नहीं है। ये एक मतलब कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। तो कहने का मतलब, क्योंकि हमारे पास लैंड सीमित है, चाइना के पास हमसे मतलब 3 गुना ज्यादा लैंड है, फिर भी हमारे इतना संख्या है। तो कहने का मतलब है, ये कहते हैं कि हमारे पास अब क्या है ना, एक कंपटीशन तो है, अब भाग दौड़ लगा हुआ जीवन में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन पहले के समाज में लाइफ क्रोडिंग यानी जीवन को क्षय करने वाला कंपटीशन नहीं था। यानी हमारे पूर्वजों ने वैसा कोई कंपटीशन निर्धारित नहीं किया था जिसमें जीवन ही पतन हो जाए। आजकल देखते हैं बच्चे लोग इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि आप देखते हैं कोटा में कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी कोई बच्चे अगर 12th फेल कर गए, 10th में किसी को कम नंबर आ गया। एक हमने न्यूज में देखा था कि एक बच्चे को मतलब उसका मतलब टारगेट था कि मैं 95% लाऊं, लेकिन उसे 92% आया था तो उसने सुसाइड कर लिया था। बताइए, क्या 92% मार्क्स खराब होता है क्या? तो कहने का मतलब है हम लोग इतना ज्यादा मतलब स्ट्रेस में जी रहे हैं हमारे बच्चे कि ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ वही डिग्री है। देखिए, कोई भी एग्जाम जो होता है
वो आपको यह बताता है, उसका जो रिजल्ट होता है कि आपने उस एग्जाम के लिए कितना मेहनत किया है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उतने ही ज्ञानवान हैं जितना वो एग्जाम आपको नंबर दिया है। तो कोई भी मार्क्स शीट जो है आपका पूरा होल फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो 12th फेल थे या ग्रेजुएशन में जिनको क्रॉस लगा है और वो आज बड़े पोस्ट पे हैं, बड़े ओहदे पे हैं। हमारे बिहार में भी ऐसे कई लोग हैं। तो वैसा नहीं, हमें लाइफ कोडिंग कंपटीशन हमारे पूर्वजों ने ऐसा कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन में नहीं था जैसा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में आ चुका है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। आवर फोर फादर, यानी फिर वही एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है, न्यू, वे जानते थे दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर मटेरियलिटी वी वुड बिकम व्हाट। अगर हम अपना दिल दिमाग किसके पीछे, भौतिक चीजों के पीछे लगाते हैं तो वी वुड बिकम स्लेव। स्लेव मतलब गुलाम। किसके गुलाम? आजकल लोग किसके ज्यादातर गुलाम हो गए? पैसों के गुलाम हो गए। लोग पैसे के पीछे ऐसे पागल हैं कि मतलब सब कुछ पैसा। एक आपने गाना सुना होगा, तू पैसे पैसे करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, मैं बारिश कर दूं पैसे की, तू जो हो जाए मेरी। ये सब आप गाना सुने होंगे। पैसा पैसा पैसा, दुनिया पैसा के पीछे इतनी पागल हो गई है कि बाकी चीजें दिखती ही नहीं है। तो वही चीज है, वो कहते हैं कि हमें चीजों के पीछे, मटेरियलिटी के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए कि हम उसके गुलाम हो जाए। नहीं, तो वही चीज है, हम किसी के गुलाम नहीं बन सकते, हमें गुलाम नहीं बनना है। हमारे पूर्वज छोटे घर में रहते थे। हम लोग जानते हैं गांव में, अगर आप गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि छोटे घर में लेकिन कितना सुकून का रोटी होता है, सब भाई लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। लेकिन बड़े शहर में आप देखते होंगे, जैसा मैंने दिल्ली में देखा था, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, फ्लैट में, इधर उधर, कहीं कोई मतलब नहीं है लोगों को दूसरे से, बस अपने तक सीमित है, स्ट्रेसफुल जीवन जी रहे हैं। तो वही चीज है, हमारे को स्लेव नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, आजाद बनना है, एक पक्षी की तरह। 13 में देखते हैं, आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज है, उन्होंने देखा दैट आवर रियल हैप्पीनेस, जो हमारी ओरिजिनल खुशी है वो, एंड हेल्थ, जो हमारी स्वास्थ्य है, कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ विच थिंग, वो किस चीज के प्रॉपर यूज में है, तो हमें अपने हाथ पैर का सही पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है ना कि लोग हाथ पैर मतलब इतना ज्यादा खा लेते हैं, उसके लिए अलग से जिम जाना पड़ता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लोग इतना ज्यादा मेहनत करते थे सुबह से उठकर कि उनको स्पेशल जिम क्लासेस नहीं करने होते थे, लेकिन आजकल करना पड़ता है। तो हमारे हाथ पैर के अगर हम उचित प्रयोग करें तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए वो लोग वैसा कोई मशीन नहीं बनाते थे जिससे हम लोग निकम्मे हो जाए, लेजी हो जाए। The distinguishing characteristics of modern civilization is an indefinite multiplicity of things, यानी जो अभी के कैरेक्टर है, मॉडर्न सिविलाइजेशन के जो चरित्र है, वो क्या है, तो मानव के चाहत इतने ज्यादा, मतलब उसमें कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ज्यादा बढ़ गया है चीजें मॉडर्न सिविलाइजेशन में, जो कि पहले ऐसा नहीं था। यानी इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ विच थिंग, तो हमारे ह्यूमन वांट्स यानी मानव की चाहतें बढ़ गई है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर व्हाट, यानी हम लोग क्षणिक सुख के लिए जो है अपने परमानेंट सुख को खो रहे हैं। वही बात है, व्हाट वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर व्हाट, यानी हम लोग मोमेंट्री प्लेजर के लिए क्या कर रहे हैं, परमानेंट यानी जो अस्थाई शांति, अस्थाई जो अच्छाई है उसको हम लोग खो रहे हैं। वही आपको ये मोमेंट्री प्लेजर यानी क्षणिक सुख। When was महात्मा गांधी born? तो अभी हमने बताया था 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी रोड आर्टिकल, वो आर्टिकल वो लेख आपको पता है कि उन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे। महात्मा गांधी जिनकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी, आपको पता है वो इडियोमेटिक इंग्लिश का बहुत यूज करते थे, इसलिए महात्मा गांधी की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी उनका ऑटोबायोग्राफी है, वे आप लोग जरूर पढ़ें, उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वे आर्टिकल लिखा करते थे किसके लिए, तो यंग इंडिया के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, अभी हम बात ही कर रहे थे, वही क्वेश्चन आ भी गया। ऑटोबायोग्राफी यानी इनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी मेरे सत्य के साथ प्रयोग। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करता भी हूँ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये बहुत ही सिंपल भाषा में, आसान भाषा में लिखा गया है। सबसे पहले तो इन्होंने गुजराती लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन बाद में इसको हिंदी इंग्लिश सब में ट्रांसलेट किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, व्हेन वाज महात्मा गांधी डाइड, तो 13 जनवरी 1948। ही वाज किल्ड बाय अ फैनेटिक हुज नेम वाज नाथुराम गोडसे, है ना। नाथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को मतलब उनको गोली से मारकर हत्या कर दिया था नाथुराम गोडसे ने।
और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी यूज्ड व्हाट एज चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये हम लोग पहले ही लाइन में समरी के देखे थे कि उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में ब्रिटिशर्स रूल यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसका मुख्य रूप से प्रयोग किया था, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ऐसा नहीं कि गोली बंदूक से ये लड़ाई करे थे, नहीं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो वही ये साबरमती के संत जो थे ये सत्य और अहिंसा पे आधारित लड़ाई लड़ रहे थे। आपको पता है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च ये जो किए थे, चंपारण आंदोलन, ये सब अपने आप में एक हिस्ट्री है, बहुत बड़ा इतिहास। तो आप लोग देख सकते हैं 20 सवाल हमने लिया, जो इसको निकाल कर मैंने लिया। इस प्रकार से जो है आपको आज समरी और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाने की संभावना है, उसको मैंने एक्सप्लेन करा है। आपको हमारी यह समरी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसके अलावा आप क्या चाहते हैं, 12th की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, अगर अच्छी नहीं चल रही है तो अभी से अच्छा मतलब अच्छी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि एग्जाम का टाइम जो है बहुत ही कम है। योर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, बहुत ही नजदीक है। और अगर अभी तक आप लापरवाह हैं तो कृपया लापरवाही को छोड़कर अच्छे से हमारे साथ जुड़ जाए, या जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आप अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सके। मैं आप सभी के भविष्य के लिए शुभकामनाएं करता हूं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और क्या क्या चाहते हैं इसमें, और क्या क्या मैं लाऊं उसके लिए भी हमें जरूर सजेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का समरी लेकर मिलेंगे। जय हिंद।